कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दशा कारिया आप सभी के एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आई हूँ जो हर बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है। हर बच्चा मुझे पूछता है कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं, काफी बार ऐसे होता है कंसेप्ट समझाते हो हम समझ तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कंसेप्ट समझने के बाद एग्जाम में लिखने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। क्या आपकी भी गाड़ी इसी चीज पे अटक गई है? क्या आपकी भी गाड़ी 85-90 के बीच में अटक गई है और उससे आगे जा ही नहीं रही है? बहुत कुछ पढ़ के पूरा यहाँ पे पढ़ने के बाद, समझने के बाद, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं आते। अगर ये आपके दिमाग में भी सवाल है या आपकी भी गाड़ी यहीं पे अटकी हुई है या ये आपकी भी यहाँ पे दुविधा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं यहाँ पे एक टॉपर अपनी आंसर शीट कैसे लिखता है, उसको यहाँ पे 95 अबव 98 99 परफेक्ट 100 कैसे मिलते हैं, क्या चीजें हैं जो एक टॉपर अपने आंसर शीट में लिखता है और करता है जिससे उसको ये परफेक्ट 100 यहाँ पे मिल सकते हैं, ये सीक्रेट आज मैं यहाँ पे रिवील करने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे टॉपर की आंसर शीट एनालिसिस भी करेंगे, एक रियल टॉपर की जो आंसर शीट है वो भी आपके सामने यहाँ पे लेकर आएंगे। अगर मैं इस वीडियो के की पॉइंट्स की बात करूं तो किन चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे इस वीडियो में मेनली फोकस करना है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कभी भी अगर आपको पेपर लिखना है तो पेपर को यहाँ पे रीडेबल लैंग्वेज में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं नहीं कहती कि भाई आप कहो कि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मोती के दाने के अक्षर है आपके तो भाई आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नो नो नो, यहाँ पे जो आपकी एग्जाम है रीडेबल लैंग्वेज में लिखना बहुत जरूरी है कि पढ़ के समझ में आए कि बबुआ लिखा क्या है। ठीक है, तो भाई रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली पेपर में यहाँ पे लिखा क्या है। दूसरी चीज, यहाँ पे नीटनेस ऑफ द पेपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब बच्चों के दिमाग में ये चीज सबसे पहले आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई गलत शब्द यहाँ पे लिख लिया, मैंने अगर यहाँ पे लिखना था मीनिंग, मैंने घाई घाई में यहाँ पे लिख दिया कि मीनिंग, ठीक है, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग गलत है कट करना है ऐसे, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको नीटनेस ऑफ द पेपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको एक सिंगल स्ट्रोक मार दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती तो सबसे होती है। अब पेंसिल और इरेजर तो है नहीं कि आपने इरेज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंगल स्ट्रोक मार दो। मार्जिन्स को मेंटेन करो, क्वेश्चन नंबर्स को लिखना बहुत जरूरी होता है, तो नीटनेस ऑफ द पेपर मेंटेन करना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, हमेशा आपको फोकस करना है ऑन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की बात करूं तो जो ये जर्नी है फ्रॉम 95 टू 95 अबव, बहुत बच्चे यहाँ पे 90, 91, 92, 93, 94, 95 पे भी यहाँ पे अटक जाते हैं, कुछ बच्चे तो 90 के बिलो भी अटक जाते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। हाँ, आपने सारे आंसर्स अटेम्प्ट किए, सब आंसर्स आपने बढ़िया से लिखे हैं, सब कुछ आपने सही लिखा है, फिर भी क्यों 90 के नीचे या 90 और 95 के बीच में अटक गए हो, तो अब बारी आती है द थिंग्स दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स। तो थोड़ी ऐसी चीज है जो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल दे सकती है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे कि जहां पे पॉसिबल हो आपको एग्जांपल्स ऐड करने हैं, जहां पे पॉसिबल हो आपको अगर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो, या तो कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, या तो कोई चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करना, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना, जहां पे भी डायग्राम्स ड्रॉ करना पॉसिबल है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स ड्रॉ करना पॉसिबल है, एग्जांपल्स लिखना पॉसिबल है, ये एक्स्ट्रा चीजें आपके पेपर में आपकी वो जर्नी 95 टू 100 तक यहाँ पे तय करती है और आपको यहाँ पे लेकर जाती है। और यही चीज है जो एक टॉपर के आंसर शीट में हमेशा यहाँ पे पाई जाती है। ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बाकी टॉपर के आंसर शीट देखेंगे तो और शायद सीक्रेट्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई थोड़ा सा हम यहाँ पे एक टॉपर की आंसर शीट देखते हैं जो कि इजीली आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये वन ऑफ द टॉपर्स की आंसर शीट है जिसने यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में टॉप किया था इन सीबीएसई बोर्ड। तो अगर आप ये आंसर शीट का एक रफ इवैल्यूएशन करोगे ना, ठीक है, ये आंसर शीट आपको यहाँ पे चाहिए तो मैं इस वीडियो का जो नोट्स है वो अटैच कर दूंगी, नीचे लिंक अटैच कर दूंगी सो दैट आप भी आंसर शीट्स को यहाँ पे गो थ्रू कर सको। अब यहाँ पे अगर इस आंसर शीट की बात करें तो आंसर शीट में इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको क्या दिख रही है। सबसे पहले जब भी यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है,
अब उसने भी पहले यहाँ पे सिलेक्शन लिखा था, सिलेक्शन को एक सिंगल स्ट्रोक किया है, कोई ऐसे यहाँ पे कचरा नहीं किया है, ठीक है, याद रखना है, नीटनेस ऑफ द पेपर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो सबसे पहला उसने पॉइंट लिखा है सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करोगे तो जो भी मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको अंडरलाइन किया गया है। तो सबसे पहली चीज जो नोट करोगे, अंडरलाइन द मेन और हेड पॉइंट्स। अगर आप ये नहीं करते हो तो आज से अभी से आपके आंसर शीट में करना यहाँ पे शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर या नीटनेस की बात करोगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। मार्जिन यहाँ पे क्लियरली मेंटेन्ड है, ठीक है, 1 से 2 के आने के बीच में यहाँ पे एक लाइन है जो यहाँ पे गैप छोड़ी गई है। तो नीटनेस ऑफ द पेपर, जो लुक ऑफ द पेपर है, वो भी यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट स्विच कर रहे हो तो एक लाइन का गैप दीजिए, अगर पैराग्राफ लिख रहे हो तो स्पेस दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 मेंशन यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर लेआउट एंड नीटनेस ऑफ द पेपर यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। अब ये क्वेश्चन जो है, दिस इज ऑन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर मान के चलिए एक ब्रीफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखना था। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, इट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर लिखना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई भी ब्रीफ को अटेम्प्ट कर रहे हो। देखो बेटा, मल्टीपल चॉइस है, 1-2 मार्क वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है, उसको तो बहुत इजीली लिखोगे। मेन चैलेंज आता है 4 और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में, वहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, जो आधा एक करके आपको 95 और उसके बिलो लेकर आ जाता है। वहां पे मार्क्स ना कटे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में लिखोगे काफी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बेसिक हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो आप अगर एक हिस्ट्री दे सकते हो, बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तो ये देना बहुत जरूरी है। अब 14 प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, आप इसमें हिस्ट्री दे सकते हो तो आपको यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे तो दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। अब अगेन प्रिंसिपल फर्स्ट है तो उसको यहाँ पे ए मार्क किया हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लंबा लिखा गया है, तो इसके लिए यहाँ पे उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है। ये सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है एंड फोर्थ पैराग्राफ है, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे जब भी ब्रीफ्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी आप यहाँ पे ब्रीफ आंसर्स लिख रहे हो तो उसको आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स में जरूर लिखिएगा जो भी उसमें कीवर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ डिवीजन ऑफ वर्क, तो मुझे पता है कि डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे पहला एडवांटेज होता है स्पेशलाइजेशन। तो अगर मैंने कहीं पे भी स्पेशलाइजेशन को मेंशन किया है तो स्पेशलाइजेशन को आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क में जब भी हम वर्क को डिवाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स करते हैं, ना कि इक्वली करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे पेपर करेक्टर होता है उसको यहाँ पे पता चलता है कि ठीक है सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है एकदम 100% का है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना भी बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है यहाँ पे इस पेपर की सबसे अनोखी बात, जहां पे आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अलॉट होते हैं, और ये जो आपकी जर्नी है फ्रॉम 95 to 100, ये जर्नी इधर से ही तय होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें बच्चों को लगता है मैम डायग्राम वाइग्राम ड्रॉ करना है, फिगरिंग्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, तो हमारी ड्राइंग भी तो अच्छी होनी चाहिए। नहीं भाई, बिजनेस स्टडीज का पेपर लिख रहे हो तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग नहीं जांची जाएगी। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक मैनेजर को कोई यहाँ पे हाई फंडू ड्रॉ नहीं किया गया है, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉइंग जो भी आपको आती है बताना है, और नीचे उसका नाम लिख देना है कि बाबा ये मैंने यहाँ पे मैनेजर को दिखाया है। अब एग्जाम्पल देखिए, वी हैव क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR,
each having specialized person who can collectively achieve production and sales target of the company। तो ये मैंने एक मैनेजर का एग्जांपल दिया है, जिससे यहाँ पे क्या कहा कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए हैं और डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हमने वो अलोकेट किया है। तो दिस इज एन क्रिएटिव एग्जांपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, और ये आपको एक नॉर्मल पेपर में कभी भी नहीं मिलेगा। और यही वो जर्नी है 95 to 100 की, जहां पे आपको लिटिल एक्स्ट्रा मार्क्स जो है यहाँ पे मिलते हैं। एक सिमिलर एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब ये यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के बाद अगेन उसके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो लोगों का इस्तेमाल किया गया है। एक यहाँ पे बॉस बताया है एंड दूसरा यहाँ पे सेल्स पर्सन बताया है। बॉस कहता है आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स बाय 10% फॉर दिस मंथ। लेकिन सेल्स पर्सन क्या कहता है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है आइदर टू इंक्रीज द सेल्स एक्सपेंस और टू अपॉइंट अ न्यू सेल्समैन। तो ये टारगेट कैसे अचीव करूं? तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि अगर यहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बट देयर इज नो अथॉरिटी, तो यहां पे टारगेट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी पेपर में दिखाई गई है। एंड एग्जाम्पल पढ़ के कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे आसानी से द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्यों अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे समझ सकता है। एक बेसिक आपको एक आइडिया देती हूँ। देखिए बेटा, जब भी आप कोई आंसर शीट को लिखते हो, कोई भी थ्योरी पेपर को चाहे आप लिखो, आपको ये समझना है कि मेरा जो भी करेक्टर है ना, मेरे करेक्टर को कुछ नहीं आता है। अगर मेरा करेक्टर सिर्फ और सिर्फ मेरी आंसर शीट को यहाँ पे पढ़ के पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियरली समझ जाता है, दैट इज एन आइडियल आंसर शीट। तो इसीलिए यहाँ पे डायग्राम्स लिख सको, अगर यहाँ पे कोई भी एग्जांपल्स डाल सको, ड्राइंग्स कर सको, ग्राफ्स डाल सको, जिससे आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे इजी और ज्यादा ब्रीफ फॉर्मेट में हो जाए, आपको हमेशा यहाँ पे करना चाहिए। जितना आपका आंसर यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन होगा, जितना वो कंसेप्ट क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन होगा, उतने आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बेसिक चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना कभी भी नहीं भूलना है। पॉइंट्स है तो उसको 1 2 3 4 या ABCD आपको मार्क करना है। पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है। पॉइंट्स चेंज होता है तो आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। अगर ब्रीफ क्वेश्चंस लिखते हो तो आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट खेल है, वो आपकी एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ, इसमें यहाँ पे आके बच जाता है। तो ये चीजें आप अगर अपने आंसर शीट्स में नहीं करते थे आज तक, तो आज से, अभी से इसको करना शुरू करिए। अब भी काफी टाइम यहाँ पे बाकी है। आज से भी अगर प्रैक्टिस शुरू करते हो, आज से भी अगर इसको क्वेश्चन पेपर्स में डालना शुरू करते हो, आंसर शीट्स में लिखना शुरू करते हो, तो आज भी आपकी जो गाड़ी यहाँ पे अटक गई है बॉस, दौड़ पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से इसको प्रैक्टिस करना जरूर शुरू करिएगा। ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे से अपने कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप लिख रहे हो, तो इसको जरूर आजमाइएगा। आज का जो वीडियो है हम यहीं पे अंत करते हैं, मतलब एंड करते हैं। आगे से वीडियोस के साथ जरूर आएंगे, बट कोशिश करिएगा कि टिप्स को ना ही सुनो बट अपनाओ भी। आगे बिल्कुल हम जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।